बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सैयद शुजात शाहिद। आपको फिज़िक्स के लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं शुरू से। आज बेटा हमारा फिज़िक्स में जो नेक्स्ट लेक्चर है उसका नाम है 3.7 आर्टिकल है जिसका नाम है इम्पल्स एंड चेंज इन मोमेंटम। स्टूडेंट्स, आज हम जिस इंपॉर्टेंट आर्टिकल को डिस्कस करने जा रहे हैं उसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, लेकिन सबसे पहले हम इस बात को फोकस करना चाहते हैं कि आज का जो हमारा आर्टिकल है जिसका नाम है इंपल्स एंड चेंज इन मोमेंटम। आज के आर्टिकल में हमारा टास्क यह है कि हम आपको यह बता सकें कि व्हाट इज एन इंपल्स, इंपल्स को कैसे जनरेट किया जाता है, इंपल्स की डायरेक्शन कौन सी है, इंपल्स का यूनिट क्या होता है, और एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम आपको यह बताना चाहेंगे कि क्या आपकी इंपल्स जो बॉडी के अंदर आप पैदा करवाते हैं उस इंपल्स को आप लीनियर मोमेंटम के अंदर आने वाले चेंज से कैसे कनेक्ट करेंगे। ये 4 से 5 बातें आज के लेक्चर में हम कवर करने की करेंगे कोशिश। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि इंपल्स एक्चुअल में है क्या, इंपल्स कैसे जनरेट करवाई जाती है। इन दोनों बातों को 1 बाय 1 करके फोकस करने की करते हैं कोशिश। सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ आते हैं। कहा जाता है व्हेन अ वेरी लार्ज फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी फॉर एक्सट्रीमली वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम देन चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज नोन एज एन इंपल्स। अगर एक बहुत बड़ी फोर्स, यानी ऐसी फोर्स जिसकी मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी मैग्नीट्यूड वाली फोर्स को एक बहुत छोटे टाइम से मल्टीप्लाई करवा लिया जाए, उस सूरत में हमारे पास बॉडी के अंदर जो भी चेंज इन मोमेंटम आएगा उस चेंज इन मोमेंटम का मैंने नाम तब्दील करके क्या रख दिया, इंपल्स। स्टूडेंट्स, इस बात को जस्टिफाई करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं और लास्ट लेक्चर से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपसे डिस्कस करवाऊंगा, जिसको देखने के बाद हमारा काम फर्दर बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। लिसन स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये मैं फार्मूला लिख रहा हूं, F इज इक्वल टू डेल्टा P डिवाइडेड बाय डेल्टा T। लास्ट लेक्चर में इस फार्मूले को बोला जाता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, आप सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर लीनियर मोमेंटम को इन्वॉल्व करते हैं। तो ये वो फार्मूला है जिसमें फोर्स और लीनियर मोमेंटम के दरमियान रिलेशन बनाया जाता है। स्टूडेंट्स, जरा गौर से इस फार्मूले को देखें। इस फार्मूले में हम आपको यह बताना चाहते हैं कि फोर्स अगर किसी भी बॉडी पे एप्लीकेबल होती है तो फोर्स लगाने के बाद हम किसी भी बॉडी के लीनियर मोमेंटम के अंदर चेंज पैदा करवा सकते हैं, क्योंकि आपको लास्ट लेक्चर में बताया गया है डेल्टा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी को कहते हैं रेट ऑफ चेंज। पी स्टैंड फॉर लीनियर मोमेंटम। तो पता लगा अगर डेल्टा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी को रेट ऑफ चेंज कहते हैं तो ये रेट ऑफ चेंज हमने लीनियर मोमेंटम के ऊपर अप्लाई करवाया और रिजल्ट में आने वाली क्वांटिटी फोर्स के इक्वल हो गई। तो हमें यह बात कहना पड़ेगी कि फोर्स जब हम किसी भी बॉडी या सिस्टम पे एप्लीकेबल करते हैं तो उसी सूरत में उस बॉडी का लीनियर मोमेंटम चेंज होता है। या इसको रिवर्स ऐसे भी पढ़ा जा सकता है कि अगर हम किसी भी बॉडी या किसी भी सिस्टम के लीनियर मोमेंटम के अंदर चेंज लाने में इंटरेस्टेड हो तो उस सूरत में आपको उसके अंदर, उस सिस्टम के अंदर फोर्स इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। फोर्स के लगाए जाने के बगैर आप बॉडी के लीनियर मोमेंटम के अंदर कोई चेंज नहीं ला सकते। अब बेटा ये सारी बात बताने का मकसद क्या है, जरा लॉजिकली इस फार्मूले को गौर से देखें। बेटा फार्मूला ये कह रहा है कि फोर्स जिस अमाउंट की भी लगाएंगे तो मोमेंटम ने तो चेंज होना ही होना है। अगर फोर्स ज्यादा मैग्नीट्यूड की है तो मोमेंटम के अंदर आने वाला चेंज भी ज्यादा होगा। अगर आप फोर्स कम मैग्नीट्यूड की लगा रहे हैं तब भी मोमेंटम चेंज होगा, लेकिन मोमेंटम के अंदर आने वाला चेंज पहले के मुकाबले में काफी हद तक कम होगा, बिकॉज ये दोनों चीजें आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। यानी फोर्स ज्यादा तो मोमेंटम के अंदर आने वाला चेंज भी ज्यादा, अगर फोर्स कम है तो मोमेंटम के अंदर आने वाला चेंज भी ऑटोमेटिकली क्या होगा, कम। यह सारी बात बताने का मकसद यह है बेटा, हम आपको यह बताना चाहते हैं
फार्मूले के मुताबिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर इनके दरमियान इनवर्स वेरिएशन है तो इस इनवर्स वेरिएशन का फायदा उठाते हैं। तो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, हर वो सिचुएशन कोई भी हो सकती है, कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें दो बॉडीज जब इंटरेक्ट करें या कोलाइड करें, ड्यूरिंग द इंटरेक्शन और कोलिजन अगर उनके दरमियान टाइम इंटरवल बहुत कम हो तो इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी की वजह से हम बोलेंगे कि टाइम इंटरवल के कम होने से फोर्स की अमाउंट होगी ज्यादा। तो हम आपको यह बताना चाह रहे हैं, जब एक बहुत बड़ी फोर्स जब किसी भी बॉडी पे इंप्लीमेंट करवा दी जाए फॉर एक्सट्रीमली वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, तो सिर्फ उस सूरत में चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी का हमने नाम तब्दील करके क्या रख दिया, इंपल्स। हालांकि स्टूडेंट इस बात को फोकस करें, अगर हम फोर्स मॉडरेट लेवल की लगाएं या स्मॉल लगाएं, इन आइदर ऑफ द केस फोर्स तो जिस भी मैग्नीट्यूड की लगाएंगे मोमेंटम ने तो चेंज होना ही होना है। लेकिन एक बात खास तौर पे याद रखनी है बेटा स्टूडेंट्स, याद रखें, मोमेंटम के अंदर आने वाला चेंज जिसको मैं डेल्टा पी कह रहा हूं, यह उसी सूरत में इंपल्स के इक्वल होगा जब फोर्स की अमाउंट होगी ज्यादा और टाइम की अमाउंट होगी कम। तो पता लगा, प्रॉपर डेफिनेशन इसकी ये बनी, वेन एवर अ वेरी लार्ज फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी फॉर एक्सट्रीमली वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, देन चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज नोन एज इंपल्स। स्टूडेंट्स फार्मूले में देखें, ये मैंने लिखा, एक लार्ज फोर्स को मैंने स्मॉल इंटरवल से मल्टीप्लाई करवाया तो रिजल्ट में आने वाली क्वांटिटी का मैंने नाम रखा इंपल्स। एंड आपकी बुक के मुताबिक इंपल्स इज डेजिग्नेटेड बाय कैपिटल जे। और फार्मूले के मुताबिक ये मैंने तीनों पॉइंट्स आपके सामने लिखे, फार्मूला ये शो कर रहा है इंपल्स इज ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इंपल्स इज टोटली डिपेंडेंट ऑन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। इसका क्या मतलब है, जिस डायरेक्शन में फोर्स अवेलेबल है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में भी इंपल्स को अवेलेबल होना पड़ेगा। फिर आप इस फार्मूले को गौर से देखें, आपके सामने एक और बात खुल के सामने आती है, इंपल्स का एग्जैक्टली वही यूनिट होगा जो लीनियर मोमेंटम का है। जैसा कि आपको पता है लीनियर मोमेंटम का यूनिट होता है न्यूटन इंटू सेकेंड, तो अगर न्यूटन इंटू सेकेंड लीनियर मोमेंटम का यूनिट है तो इंपल्स का यूनिट भी न्यूटन इंटू सेकेंड है। कैसे, आपको पता है फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, टाइम का सेकंड, तो पता लगा न्यूटन इंटू सेकंड इज ऐसा यूनिट नॉट ओनली फॉर द लीनियर मोमेंटम बट आल्सो फॉर इंपल्स। स्टूडेंट्स इंपल्स के कॉन्सेप्ट को मोर अंडरस्टैंड करने के लिए एक हम एग्जांपल कोट करते हैं, बड़ी फेमस और बड़ी इजी एग्जांपल है। स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा, सपोज हमारे पास एक बैट्समैन है, वो बॉलर को 6 लगाना चाहता है। अब जाहिर बात है बैट्समैन अपना बैट घुमाता है, बॉल बैट को आकर टच करेगी तो बाउंड्री लगेगी, 6 या 4 लगेगा। अब इस पूरी एग्जांपल में स्टूडेंट गौर कीजिएगा, अगर मैं बैट्समैन हूं, मैं 6 लगाने के लिए अपनी पूरी कुव्वत का इस्तेमाल करता हूं। पूरी कुव्वत का इस्तेमाल करने का मतलब है मैंने अपनी तरफ से मैक्सिमम फोर्स लगाई, बट जब बॉल बैट को आकर हिट करेगी और जब दोनों बॉडीज का आपस में कोलिजन होगा तो इनवर्स रिलेशन के मुताबिक मैं फोर्स तो मैक्सिमम लगा चुका हूं। फोर्स के मैक्सिमम होने से आपका जो टाइम इंटरवल है या टाइम ऑफ इंपैक्ट है ऑफ द कोलिजन, दैट इज एक्सट्रीमली वेरी स्मॉल, क्योंकि मैंने 6 लगाने के लिए अपनी तरफ से मैक्सिमम फोर्स लगाई। तो जब फोर्स मैक्सिमम है तो फोर्स के मैक्सिमम होने से टाइम को ऑटोमेटिकली स्मॉल होना पड़ेगा। आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि टाइम आपका बहुत स्मॉल है, फोर्स आपकी बहुत ज्यादा है। याद रखें फोर्स बहुत ज्यादा है लेकिन फोर्स को अलोन डिस्कस नहीं किया जाता, तो फिजिक्स वालों ने एक न्यू टर्म डिवाइस की जिसका उन्होंने नाम रखा इंपल्स। इंपल्स को जब भी जस्टिफाई करवाया जाता है तो फोर्स के साथ टाइम को मल्टीप्लाई करवा लिया जाता है, दोनों का प्रोडक्ट ले लिया जाता है और दोनों का प्रोडक्ट लेने के बाद हम एक नई क्वांटिटी बनाते हैं, नई फिजिकल क्वांटिटी बनाते हैं। उस नई आने वाली फिजिकल क्वांटिटी का हमने नाम तब्दील करके क्या रख दिया, इंपल्स। तो पता लगा इंपल्स सिर्फ उसी सूरत में पैदा होगा जब आप किसी भी बॉडी के ऊपर लार्ज फोर्स लगाकर टाइम इंटरवल को स्मॉल करेंगे
और उस सूरत में बॉडी के मोमेंटम के अंदर जितना भी चेंज आएगा उस चेंज इन मोमेंटम का हमने नाम तब्दील करके क्या रख दिया, इंपल्स। स्टूडेंट्स नीचे देखें, हम बुक के मुताबिक एक मैथमेटिकल रिलेशन कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं इंपल्स और लीनियर मोमेंटम के अंदर आने वाले चेंज के दरमियान। एक बात और स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको सारे मैथमेटिक्स परफॉर्म करवाऊंगा, एक चीज जहन में रखें, इंपल्स लीनियर मोमेंटम पे डिपेंड नहीं करता बल्कि लीनियर मोमेंटम के अंदर आने वाले चेंज पे डिपेंड करता है। याद रखें, मोमेंटम और मोमेंटम के अंदर आने वाला चेंज दो अलग अलग बातें। अब इस बात को जस्टिफाई करते हैं मैथमेटिकली। लिसन स्टूडेंट्स, गौर से देखें, पहले स्टेप में मैंने ये फार्मूला लिखा, अगेन मैं आपको बता रहा हूं, इस फार्मूले को कहते हैं न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम। मैंने इस फार्मूले में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यह स्टेप हमारे सामने आया, डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। नाउ अर्लियर आप पढ़ चुके हैं, क्या एफ इंटू टी यानी फोर्स और टाइम का जो प्रोडक्ट है, क्या वो इंपल्स जे के इक्वल है? अगर ये चीज जे के इक्वल है तो इस चीज की वैल्यू को उठाकर मैंने इधर इंसर्ट कर दिया। जब मैं इस चीज की वैल्यू को उठाकर इधर इंसर्ट करूंगा तो इक्वेशन ए के अंदर क्या मॉडिफिकेशन बनेगी, डेल्टा पी विल बी इक्वल टू जे। जे स्टैंड फॉर इंपल्स। आपको पता है स्टूडेंट्स, डेल्टा पी स्टैंड फॉर चेंज इन मोमेंटम। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर चेंज अगर कैलकुलेट करना हो तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस किया जाता है। तो आपने क्या लिखा इस स्टेप के बाद, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम दैट इज इक्वल टू जे। और आपको पता है फाइनल मोमेंटम का मतलब है एमवीएफ और इनिशियल मोमेंटम का मतलब है एमवीआई। तो इस मैथमेटिकल डेरिवेशन से पता लगा कि किसी भी बॉडी के अंदर पैदा करवाया जाने वाला जो इंपल्स है वो मोमेंटम पे बेस नहीं करता या मोमेंटम पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि मोमेंटम के अंदर आने वाले चेंज के ऊपर डिपेंड किया करता है। यहां पर लास्ट में स्टूडेंट्स हमारा एक क्वेश्चन है, फेडरल बोर्ड के पेपर में अक्सर ये रिपीट होता रहा है कि क्या मूविंग बॉडी के अंदर इंपल्स होती है कि नहीं। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए, डज अ मूविंग बॉडी हैव एन इंपल्स, तो ये क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आता रहता है, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि क्या कोई मूविंग बॉडी इंपल्स अपने अंदर पैदा कर सकती है कि नहीं। इस चीज को आंसर करने से पहले आपने इस बात को देखना है कि क्या कोलिजन होने से पहले और कोलिजन होने के बाद मोमेंटम के अंदर कोई चेंज तो नहीं आ रहा। अगर तो मोमेंटम के अंदर चेंज आएगा तो वहां पर मोमेंटम की इंपल्स की वैल्यू कुछ और होगी, और अगर आपका मोमेंटम मुकम्मल तौर पे सेम है कोलाइड होने से पहले और कोलाइड होने के बाद, तब इंपल्स की वैल्यू कुछ और होगी। याद रखें, जब मूविंग बॉडी को डिस्कस किया जाए, मूविंग बॉडी के दो तरीके हैं, या तो आपकी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी या आपकी बॉडी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी। आपकी बॉडी किसी भी तरीके से मूव कर सकती है, लेकिन याद रखें हमने इस क्वेश्चन का आंसर करना है अकॉर्डिंग टू द कांसेप्ट ऑफ द मोमेंटम। तो स्टूडेंट जरा फोकस कीजिएगा, मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूं। हम इस वाले फार्मूले को फोकस करवाना चाहते हैं। इस फार्मूले से मैं इस बात का आंसर करूंगा कि आइदर मूव करने वाली बॉडी के अंदर इंपल्स है कि नहीं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहली बात, मैं सपोज करता हूं कि दो बॉडीज आपस में कोलाइड कर रही हैं। अगर मैं कहता हूं कोलाइड होने से पहले और कोलाइड होने के बाद जो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम है, अगर वो दोनों आपस में इक्वल हो जाएं, तो नोटिस करें बेटा इस फार्मूले में, अगर फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम के बराबर हो जाए तो मूव करने वाली बॉडी के अंदर इंपल्स जीरो होगी। इंपल्स के जीरो होने का मतलब है देयर विल बी नो इंपल्स एट ऑल। बट अगर मैं यह देखता हूं कि कोलाइड होने से पहले और कोलाइड होने के बाद सिस्टम का इनिशियल और फाइनल मोमेंटम डिफरेंट है, तो खुद सोचे बेटा इस फार्मूले के मुताबिक, अगर फाइनल मोमेंटम की वैल्यू कोई और है, इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू कोई और है, तो इसका मतलब यह निकाला जाएगा कि जब फाइनल और इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू डिफरेंट है तो इंपल्स का डेफिनेटली कोई ना कोई आंसर आएगा। तो मुझे प्रॉपर कंपाइल्ड आंसर यह देना पड़ेगा कि मूव करने वाली बॉडी के अंदर इंपल्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो प्रॉपर आंसर क्या बनेगा, आप एग्जामिनर को बताएं। अगर कोलाइड करने से पहले और कोलाइड करने के बाद
अगर फाइनल और इनिशियल मोमेंटम इक्वल हो जाएं तब मूविंग बॉडी के अंदर इंपल्स जीरो होती है। इंपल्स जीरो होने का मतलब है देयर विल बी नो इंपल्स। और अगर कोलाइड होने से पहले और कोलाइड होने के बाद अगर फाइनल और इनिशियल मोमेंटम डिफरेंट हो जाएं, फिर इस फार्मूले के मुताबिक बॉडी के अंदर कोई ना कोई डेफिनेटली इंपल्स एग्जिस्ट करेगी। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जैसा कि स्टूडेंट्स नाम से पता लग रहा है, आज हम उस लॉ को डिस्कस करने वाले हैं और मैथमेटिकली प्रूफ करने वाले हैं जिसमें आपको यह बताया जाए कि लीनियर मोमेंटम की कंजर्वेशन कैसे पॉसिबल है, और अगर लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करवाना है, कांस्टेंट करवाना है, ऐसा करने के लिए क्या कोई कंडीशन रिक्वायर्ड है। इन दो तीन चीजों को आज के लेक्चर में डिस्कस करते हैं। बेटा, सबसे पहली बात, इस लॉ को डिराइव करने के लिए सबसे पहले हम आपको एक डेफिनेशन बताएंगे आइसोलेटेड सिस्टम की। जब तक आपको आइसोलेटेड सिस्टम का नहीं पता होगा, हम इस लॉ को मैथमेटिकली डिराइव नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स, आइसोलेटेड का लफ्जी मतलब होता है तन्हा कर देना, जुदा कर देना, सेपरेट कर देना। यह इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन में इसका मीनिंग है। फिजिक्स में आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है। फिजिक्स में आइसोलेटेड सिस्टम हर उस सिस्टम को बोला जाएगा जिसमें एक्सटर्नल फोर्सेस और उनके इफेक्ट को निग्लिजिबल टू जीरो कर दिया जाएगा। कोई भी दुनिया का ऐसा सिस्टम जिस सिस्टम में अगर एक्सटर्नल फोर्सेस और उनके इफेक्ट्स को मुकम्मल तौर पे नजरअंदाज कर दिया जाए या मिनिमाइज कर लिया जाए या खत्म कर लिया जाए, तो ऐसे कहे जाने वाले सिस्टम का हमने नाम तब्दील करके क्या रख दिया, आइसोलेटेड सिस्टम। याद रखिए स्टूडेंट्स, आज हम जिस लॉ को मैथमेटिकली डिराइव करने वाले हैं, इस लॉ के अंदर आइसोलेटेड सिस्टम की बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। जब तक मैं आइसोलेटेड सिस्टम को डिस्कस नहीं करूंगा, हम इस लॉ की डेरिवेशन कभी काबिल कबूल नहीं बना सकते। स्टूडेंट्स, एक चीज ध्यान में रखिएगा, फिजिक्स में जब किसी भी चीज को डिस्कस किया जाता है ना, तो पहले उसका आइडियल मॉडल बनाया जाता है। बिकॉज फिजिक्स इज इनफैक्ट द स्टडी ऑफ द आइडियल केसेस एंड अजम्पशंस। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं स्टूडेंट्स, हम जिस रियल वर्ल्ड के अंदर रहते हैं, इस एवरीडे लाइफ के अंदर आपको दुनिया का कोई भी सिस्टम कंप्लीट और मुकम्मल तौर पे आइसोलेटेड नहीं मिलेगा। आइसोलेटेड सिस्टम का कहा जाना दैट इज द आइडियलिटी, दिस इज नॉट द रियलिटी। हां, आप यह कह सकते हैं आप किसी भी सिस्टम को किसी हद तक आइसोलेटेड बना सकते हैं, और वो कैसे? अगर उस सिस्टम के ऊपर एक्ट करने वाली जितनी भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उनको और उनके इफेक्ट को काफी हद तक मिनिमाइज करवा दिया जाए कि वो तकरीबन जीरो की नेबरहुड में चले जाएं। लेकिन मुकम्मल तौर पे एक्सटर्नल फोर्सेस के इफेक्ट को जीरो कर देना नामुमकिनात के अंदर आता है। लेकिन हमारी बुक के मुताबिक अगर आइडियलिटी को ही डील किया जाए तो हम आपको यह बताना चाहेंगे, हमारी बुक के मुताबिक कोई भी ऐसा सिस्टम जिसके अंदर एग्जिस्ट करने वाली इंटरनल फोर्सेस या इंटरनल इंटरेक्शन अगर एक्सटर्नल इंटरेक्शन के मुकाबले में कहीं ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, इंटरनल इंटरेक्शन इतना ज्यादा हो जाए कि एक्सटर्नल इंटरेक्शन या जो एक्सटर्नल आपकी फोर्सेस हैं उनको मुकम्मल तौर पे नजरअंदाज कर दिया जाए, तो ऐसे कहे जाने वाले सिस्टम का हमने नाम तब्दील करके क्या रख दिया, आइसोलेटेड सिस्टम। तो स्टूडेंट्स जरा देखें, मैंने इस लॉ की स्टेटमेंट आपके सामने ब्लू कलर में लिखी है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, इन एनी आइसोलेटेड सिस्टम टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। इसका क्या मतलब है? आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें मैंने एक्सटर्नल फोर्सेस के इफेक्ट को निग्लेक्ट कर दिया, नजरअंदाज कर दिया, और इस सूरत में मैं इस काबिल बना कि मैंने सिस्टम के टोटल लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करवा दिया। टोटल लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करवाने का मतलब है मोमेंटम की फाइनल और इनिशियल वैल्यूज का दोनों का आपस में इक्वल करवा देना। अब ये स्टूडेंट कैसे हुआ, इस बात को मैथमेटिकली वेरीफाई करवाते हैं। आप फार्मूले में देख सकते हैं, जो अर्लियर मैंने फार्मूला लिखा, F इज इक्वल टू डेल्टा P डिवाइडेड बाय डेल्टा T। अगेन इस फार्मूले को कहते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम। स्टूडेंट्स गौर से देखें, चूंकि मैं इस आर्टिकल में आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर रहा हूं, तो डेफिनेट सी बात है आइसोलेटेड सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स को जीरो करना होगा आइडियली।
तो स्टूडेंट्स देखें, मैंने फोर्स को जीरो कर दिया लेफ्ट साइड के ऊपर, फोर्स को जीरो किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की, तो डेल्टा पी का आंसर आ गया जीरो। अब डेल्टा पी का आंसर जीरो है, इसका मतलब है फाइनल और इनिशियल मोमेंटम का जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू जीरो, और इसका फर्दर मतलब है पी एफ इज इक्वल टू पी आई। स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए, अगर किसी भी क्वांटिटी की फाइनल और इनिशियल वैल्यूज अगर इक्वल हो जाएं तो वो क्वांटिटी कंजर्व हो जाया करती है। अब चूंकि मोमेंटम की फाइनल और इनिशियल वैल्यूज इक्वल हैं, तो इन दोनों फाइनल और इनिशियल क्वांटिटीज के इक्वल होने का मतलब है कि एज अ होल वो पूरी की पूरी क्वांटिटी क्या होगी, कांस्टेंट। तो अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो मोमेंटम के कांस्टेंट होने का मतलब है कि मैंने मोमेंटम को कंजर्व करवा दिया। तो याद रखें स्टूडेंट, मोमेंटम का कांस्टेंट होना या कंजर्व होना उसी सूरत में पॉसिबल है जब एक्सटर्नल फोर्स को जीरो कर दिया, और एक्सटर्नल फोर्स को जीरो करने का मतलब है हमने आइसोलेटेड सिस्टम का इस्तेमाल किया। अगर हमारा सिस्टम आइसोलेटेड ना होता, यानी अगर हमारी एक्सटर्नल फोर्स जीरो ना होती, तो लीनियर मोमेंटम की कंजर्वेशन करवाना हमारे लिए कभी काबिल कबूल ना होता। थैंक यू सो मच।